नमस्कार दोस्तों, गार्गी क्लासेस पर आपका स्वागत है। डेट आज की 9 अगस्त 2022। देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस के इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो अभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज हमारे पास में जो इश्यूज़ हैं उनमें एक तो ये देखेंगे कि किस तरीके से इंडिया बांग्लादेश और इंडिया पाकिस्तान रिलेशनशिप में हम एक डिफरेंस देख पाते हैं और उसके पीछे क्या कारण है वो डिटेल में जानेंगे। दूसरा हम देखेंगे कि जो फ्रीबीज़ को लेकर के जो मुद्दा चल रहा है उस मुद्दे में एक बार हम ये तो जाने ना कि फ्रीबीज़ चल क्यों रही है अभी तक। तो बहुत ही बढ़िया आर्ग्यूमेंट्स हैं यहाँ पर यामिनी अय्यर जी के, वो हम जानेंगे। तीसरा कि पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग में आजकल कितनी प्रॉब्लम आ रही है, उनको कैसे हम ठीक कर सकते हैं वो जानेंगे। चौथा हम देखेंगे कि इसरो का जो स्मॉल सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल का फर्स्ट जो ट्रायल था या फर्स्ट जो लॉन्चिंग थी वो शुरुआत में अच्छी खासी काम करती हुई दिखाई दी, बट लास्ट में जो लोकेशन फाइनलाइज करनी थी, लोकेट करना था सैटेलाइट्स को, वहाँ पर जाकर के वो फेल हो गया। तो उससे हमें क्या करने की ज़रूरत है, क्या लर्निंग्स हैं, जानेंगे। तो 4 मुद्दे हैं, ये देखेंगे। बाकी 2 मुद्दे और इम्पॉर्टेंट है वो हम बाद में देख लेंगे। चलिए इनको तो देखते हैं। फर्स्ट आर्टिकल है व्हाट ईस्ट कैन टीच वेस्ट। ओके, तो इसमें देखो सी राजा मोहन जी के द्वारा लिखा हुआ ये आर्टिकल है। वेस्ट का मतलब हम पाकिस्तान की बात करें, ईस्ट का मतलब हम ईस्ट पाकिस्तान जो कि बांग्लादेश बन गया था 1971 में, उसकी बात कर रहे हैं। देखो वेस्टर्न फ्रंटियर की अगर बात करें तो कुछ भी पॉजिटिव न्यूज़ आती नहीं है, हमें पता है। बहुत सारे मुद्दे फंसे पड़े हैं, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, ठीक है, कश्मीर का मुद्दा, या फिर मिलिट्राइजेशन ऑफ द फ्रंटियर, लगातार फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट, कनेक्टिविटी बहुत कम, ट्रेड रिलेशन ना के बराबर, इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएशन, कोई चांस ही नहीं दिखता कि कहीं पे गवर्नमेंट्स पास में बैठ के बात भी करेगी। तो ये चीज़ों को हाईलाइट करके राइटर बोलना चाह रहे हैं, ये तो है बोले सिचुएशन वेस्टर्न फ्रंटियर की। 100 साल हो जाएंगे 2047 में इंडिया को इंडिपेंडेंट हुए, अंग्रेज़ों को यहाँ से निकले, पर लगता नहीं है कि कुछ अच्छा होने का चांस दिखाई दे रहा है। अब आ जाओ ईस्टर्न फ्रंटियर, जहाँ पर हम बांग्लादेश की बात करें तो पार्टीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो जब पार्टीशन का टाइम था उस टाइम पर वेस्टर्न फ्रंटियर से ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटीज़ ईस्टर्न फ्रंटियर में थी। आप देखो कि मुस्लिम लीग स्टैब्लिश होने का जो पॉइंट था वो कहाँ से था, ढाका के नवाब सलीमुल्ला उनकी लीडरशिप में, फिर बाद में इस्टेब्लिश होती है मुस्लिम लीग। तो बोला जितने ज़्यादा कॉन्सिक्वेंसेस, जितने ज़्यादा सोर्सेज और जितनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटीज़ ईस्टर्न फ्रंटियर पे थी उतनी तो वेस्टर्न फ्रंटियर पे भी नहीं थी। पर उसके बावजूद भी वेस्टर्न फ्रंटियर जो है वहाँ पर इतनी अच्छी रिलेशनशिप नहीं है जितनी कि ईस्टर्न फ्रंटियर पे है। आज आप देखो 2000 अभी चल रहा है, देखो हम 75th बर्थ हमारे कंट्री की बर्थ एनिवर्सरी कह दो या फिर कह दो इंडिपेंडेंस एनिवर्सरी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम अमृत महोत्सव सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो ऐसे में 2047 तक 100 साल हो जाएंगे, तो 25 साल का टाइम है। तो उसके लिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी और शेख हसीना जी जो कि बांग्लादेश से हैं, इन्होंने मिलकर के सोनाली अध्याय, दैट मीन्स गोल्डन चैप्टर स्टार्ट किया है अपने बायलैटरल रिलेशंस का। आप देखो कितना इम्पोर्टेंट एक इवेंट है ये, जबकि वेस्टर्न फ्रंटियर पे कोई चांस ही नहीं है। अब देखो बात ऐसी है कि इतना कुछ हो रहा है, इसके पीछे कैसे बायलैटरल रिलेशनशिप इम्प्रूव हो रही है इंडिया और बांग्लादेश के बीच में। तो इसके पीछे ये है कि कोई लोग तो ये कहेंगे कि देखो कमियां नहीं है क्या जी, कमियां बहुत है रिलेशनशिप में, पर पहले हम अच्छाइयों को समझ लें तो ज़्यादा ठीक रहेगा। बायलैटरल रिलेशनशिप में अगर देखें तो जब ये 2000s के बाद में न्यू सेंचुरी स्टार्ट हुई थी, जो नया मिलेनियम स्टार्ट हुआ था, उस टाइम पर आप देखो कि अपने आप में बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्टिव पार्टनरशिप की तरफ दोनों कंट्रीज़ बढ़ते हुए दिखाई दिए। क्योंकि शुरुआत में 2001, 2, 3 के टाइम पे ढाका और दिल्ली के रिलेशन इतने अच्छे नहीं थे जितने आज अच्छे हैं। अच्छे कब बने, जब आवामी लीग की लीडर शेख हसीना वहाँ की प्राइम मिनिस्टर बनती हैं। कब, 2009 में सेकेंड टाइम प्राइम मिनिस्टर बनती है, तब रिलेशनशिप थोड़े इम्प्रूव होने लगते हैं, जिसमें उन मुद्दों को सबसे पहले सॉर्ट आउट किया गया जो मुद्दे डिस्प्यूट के कारण थे। सबसे पहला कारण बॉर्डर सेटलमेंट, बॉर्डर डिस्प्यूट था, गैप्स थे, उनको सेटल किया गया। दूसरा, रिवर वाटर शेयरिंग को लेकर के बातचीत लगातार चल रही है। वो बात अलग है, अभी तीस्ता और बहुत सारे और ऐसे रिवर्स है जिनके पानी के शेयरिंग को लेकर के सेटलमेंट नहीं है, पर फिर भी एक नेगोशिएशन कंटिन्यू चलता जा रहा है। क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को ख़त्म करने के लिए बांग्लादेश की गवर्नमेंट ने इंडियन गवर्नमेंट का पूरा साथ दिया है। इसके अलावा कनेक्टिविटी और ट्रेड
दोनों में बहुत आगे बढ़ चुके हैं दोनों कंट्रीज। इसका फ़ायदा क्या है? आज आप देखो बांग्लादेश की इकोनॉमी वर्ल्ड में फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज में से एक है। दूसरी तरफ अगर देखें तो ये जो भी हमने सक्सेस गेन की है बांग्लादेश के साथ रिलेशनशिप में, उसके पीछे प्रीवियस गवर्नमेंट दैट मीन्स मनमोहन सिंह जी के सरकार की जो सरकार थी उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, क्योंकि 2010 से रिलेशन अच्छे हुए। इसका मतलब यूपीए सेकंड की हम बात कर रहे हैं। अब आप देखो कि यूपीए सेकंड के टाइम पे पहले तो हमारी तरफ से वो शेख हसीना जी के साथ बातचीत होती है, फिर हमारी तरफ से प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी का ढाका जाना होता है। पर वहाँ पर आप क्या देखते हो कि वेस्ट बंगाल वो अभी भी कॉपरेशन के लिए रेडी नहीं था, और अभी तक भी नहीं है। तीस्ता वाटर वाला जो इशू है ना, वो अभी तक भी सेटल नहीं हुआ। तीस्ता बेसिकली सिक्किम वाले एरिया से ओरिजिनेट होती है, और ये ब्रह्मपुत्रा की राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, ऊपर से आके मिलती है इसमें, ठीक है। तो बेसिकली अगर देखें तो तीस्ता रिवर के पानी को शेयर करने के पॉइंट ऑफ व्यू से जो एग्रीमेंट होना था, उसमें वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने लगा दिए अड़ंगे। पर उसके बावजूद भी लैंड बाउंड्री को सेटल करने का एक कंसेंसस निकल के आया था दोनों सरकारों के बीच में। पर वही चीज़ है, यूपीए सरकार कैसी थी? कोalition की गवर्नमेंट थी। फिर नरेंद्र मोदी सरकार आती है जो कि बीजेपी की मेजोरिटी पे होती है ना, तब जाकर के आप देखो कि बांग्लादेश के साथ में ये जो बॉर्डर सेटलमेंट जो करना था एनक्लेव्स का, कि बहुत सारे ऐसे एरियाज थे जहाँ पर इंडियंस रहते थे पर वो एरिया बांग्लादेश में था, बहुत सारे ऐसे एरियाज थे जहाँ पर बांग्लादेशी लोग रह रहे थे पर वो इंडियन एरिया में था। तो ऐसे में उसको सेटल किया गया। तो 2014 में सपोर्ट मिल गया, क्योंकि मेजोरिटी मिल गई थी। बीजेपी ने ऑब्जेक्ट किया था मनमोहन सिंह सरकार को, पर सपोर्ट मिल जाता है। फिर उसके बाद में बंगाल और असम में भी एक थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्डिंग होती है। जो यूनिट्स थी उनको आप क्या किया, आपने एक्सचेंज कर लिया, तो बॉर्डर डिस्प्यूट जो था वो सेटल हो गया। इसके अलावा कुछ ऐसे मुद्दे भी थे जिनको लेकर के मैरीटाइम डिस्प्यूट चल रहे थे। दैट मीन्स जो बे ऑफ बंगाल वाला एरिया है, वहाँ पर इंडिया और बांग्लादेश के बाद में बीच में कुछ डिस्प्यूट्स थे। उन डिस्प्यूट्स को सेटल करने के लिए जब बांग्लादेश ने मुद्दा हाईलाइट किया परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन हैग नेदरलैंड्स में, तो परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने बांग्लादेश का फेवर किया, जो कि इंडिया ने खुले हाथों एक्सेप्ट किया। तो इस चीज़ ने और एक अच्छा जेस्चर क्रिएट किया इंडिया और बांग्लादेश के बीच में, और वर्डिक्ट को एज इट इज एक्सेप्ट कर लिया। इस चीज से जो लॉन्ग स्टैंडिंग जो टेरिटोरियल डिस्प्यूट था, चाहे वो लैंड पे हो चाहे ओशंस में हो, हमने सेटलमेंट किया। जबकि दूसरी तरफ अगर देखें तो पाकिस्तान के साथ में ना तो मैरीटाइम डिस्प्यूट सॉर्ट आउट हो रहा है, ना कोई लैंड डिस्प्यूट सॉर्ट आउट हो रहा है। बट बांग्लादेश के साथ हमने रिजॉल्व कर लिया ना। आज देखो बायलैटरल रिलेशंस कहाँ तक चल रहे हैं। अब देखो कॉपरेशन ऑन टेररिज्म, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, बांग्लादेश ने सेफ हेवंस देने से मना कर दिया टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को। तो एक दूसरे की जो म्यूचुअल सिक्योरिटी को अंडरस्टैंड किया ना इंडिया बांग्लादेश ने, उसका बेनिफिट ये मिला है कि एक पॉलिटिकल ट्रस्ट बन गया। आज देखो इंडियन गुड्स के लिए बांग्लादेश का मार्केट खुला हुआ है और बांग्लादेशी गुड्स के लिए इंडियन मार्केट खुला हुआ है, ठीक है। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसके अलावा जो कनेक्टिविटी है नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, जिसके लिए केवल चिकन नेक से होते हुए जलपाईगुड़ी सिलीगुड़ी इधर से होते हुए केवल कनेक्टिविटी मिलती है मेनलैंड इंडिया से, तो उसमें भी जो बांग्लादेश के थ्रू जो कनेक्टिविटी है वो और इजी गोइंग रहती है। तो ऐसे में इंडिया को इंटीग्रेट करने में भी बांग्लादेश का अच्छा खासा रोल देखने को मिलता है। कनेक्टिविटी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो 1965 का जो वॉर हुआ था, जब लाल बहादुर शास्त्री जी हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, तो उस टाइम से लेकर आप देखो बहुत लंबे समय तक, लगभग 50-60 सालों तक कोई कनेक्टिविटी नहीं थी बांग्लादेश के थ्रू, बिल्कुल बैन था। पर फिर बाद में धीरे धीरे थोड़ी बहुत एंगेजमेंट शुरू होती है, क्योंकि उस टाइम पे ईस्ट पाकिस्तान था भाई 1965 में, और पाकिस्तानी सिस्टम पूरा चलता था। पर 1971 में लिबरेशन एक बार करवाया, उसके बाद में थोड़ा थोड़ा एंगेजमेंट हमारी ठीक होने लगी, और अभी तक उसका कल्मिनेशन बहुत ही बढ़िया हमें देखने को मिल रहा है। तो आज रेलवे लाइन की बात कर लो, वाटरवेज की बात कर लो, इजी गोइंग रहता है। तो ऐसे में साउथ एशियन सब कॉन्टिनेंट के ईस्टर्न पार्ट में तो देखो कनेक्टिविटी इशू अभी थोड़े बहुत अच्छे, मतलब थोड़े कम हुए हैं, ठीक है, या फिर कह सकते कनेक्टिविटी इश्यूज को सॉर्ट आउट करने में सफलता मिली है। बायलैटरल ट्रेड की बात करें तो दोनों कंट्रीज के बीच में $16 बिलियन का ट्रेड हुआ है पिछले साल, और बांग्लादेश इंडिया के लिए टॉप एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है।
ओके। और इसके अलावा बांग्लादेश जो है वो वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज में से एक है, जबकि पाकिस्तान से ही टुकड़ा अलग होकर के आगे हुआ था और आज पाकिस्तान से कई आगे निकल चुका है अगर हम बांग्लादेश की बात करें इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके आगे आप देखो कि इंटरकनेक्टेडनेस, दैट मीन्स पावर शेयर की बात करें इलेक्ट्रिसिटी की इनकी, तो अभी देखा जाए ना तो बांग्लादेश लगभग 1200 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी परचेज करता है इंडिया से और 1500 मेगावाट अभी बातचीत में चल रही है। तो कुल मिलाकर के ग्रिड इंटरकनेक्टेडनेस है वो भी बढ़ रही है दोनों कंट्रीज के बीच में। इसके अलावा इंडिया और बांग्लादेश दोनों के बीच में जो फ्रंट क्रिएट होता है वहां पर आप देखो कि इंडिया ने ऐसी बात नहीं है कि पैसा खर्च नहीं किया, नुकसान नहीं उठाया, पर वही चीज़ है कि एक तरफ हम अगर थोड़ा सा कोलैबोरेशन दें, थोड़ा बहुत अपॉर्चुनिटी दें, वही बात है कि अगर देखा जाए तो बांग्लादेश हमारे बाद में इंडिपेंडेंट हुआ या लिबरेट हुआ और इकोनॉमी इतनी बड़ी नहीं है कि जिससे कि हम उससे एक्सपेक्ट कर सके कि हाँ जी वो पैसा हमारे लिए खर्च करे, पर कुछ ना कुछ फ़ायदा तो मिल ही रहा है ना। देखो बांग्लादेश को अगर हम थोड़ा बहुत बेनिफिट देते हैं और बांग्लादेश इकोनॉमिकली ग्रो करके अपने आप को स्टेबलाइज करे तो उस चीज़ से हमें नुकसान नहीं है। क्यों? क्योंकि एक कंट्री अगर इकोनॉमिकली स्ट्रांग होगा तो वो डेफिनेटली इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से सोच करके पड़ोसी देश के साथ में लड़ाई नहीं करना चाहेगा, तो वही चीज़ हमें भी मिल रही है। इसके अलावा चाहे वेस्ट बंगाल की बात करें तो आज तो चलो तृणमूल कांग्रेस की पार्टी की सरकार है, पहले लेफ्ट की थी, कम्युनिस्ट रिजीम चलता था, तो दोनों ने अपनी तरफ से वैसे तो इतना ज़्यादा कॉपरेशन नहीं दिखाया, पर फिर भी जिन जिन मुद्दों पे भी सॉल्यूशन निकल सकता था वहाँ पर एक एंगेजमेंट देखने को मिली है। इसके अलावा देखा जाए तो डीपर इकोनॉमिक कॉपरेशन का बेनिफिट मिल रहा है बांग्लादेश के साथ में एंगेजमेंट का, बांग्लादेश को खुद को भी और बांग्लादेश को इंडिया को भी। इवन असम भी कहीं ना कहीं इन चीज़ को लेकर के आगे बढ़ रहा है कि वाकई में बांग्लादेश के साथ में हमें ज़्यादा से ज़्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ करनी चाहिए, क्योंकि देखा क्या जाता है कि नॉर्थ ईस्ट जो है ना वो मोर और लेस लैंडलॉक एरिया है, तो नॉर्थ ईस्ट को सीधा पोर्ट एरिया में ओपन करने के लिए बांग्लादेश से एक्सेसिबिलिटी मिल जाए तो वो हमारे लिए बेनिफिशियल रहे, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके अलावा देखो सिक्योरिटी चैलेंजेस दोनों ने सेटल अच्छे से किए हैं, ठीक है, एक कोऑपरेटिव स्ट्रेटेजी में काम किया है और इकोनॉमिक ग्रोथ पर फोकस किया है। जबकि हम यही चीज़ें अगर देखें तो ये एफर्ट्स इधर रेप्लिकेट होते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं जहाँ पर पाकिस्तान की बात आ जाती है, क्योंकि कोशिशें तो की गई बट इस्लामाबाद दैट मीन्स वहाँ की सरकार, रावलपिंडी दैट मीन्स वहाँ की आर्मी, दोनों ने ना तो ट्रेड के लिए अपनी तरफ से पहल दिखाई, ना कनेक्टिविटी के लिए, ना ट्रांसबॉर्डर एनर्जी कॉपरेशन के लिए। हर चीज़ में आप ये मान लो कि वहाँ की जो सॉवरन मतलब गवर्नमेंट्स आती है उनसे हम कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि कुछ अच्छा होगा। फिर 1985 का जो स्टैब्लिश ग्रुप है दैट इज सार्क भी जो है वो ठंडे बस्ते में पड़ा है, कारण कि इंडिया पाकिस्तान की जो राइवलरी है वो इस ग्रुप को बिल्कुल भी रिवाइवल की तरफ नहीं जाने दे पा रही है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि ईस्टर्न फ्रंटियर पे कोई इश्यूज की कमी है, नहीं, पर सॉल्यूशन करने की जो विल है ना वो कहीं ना कहीं सक्सेस दे रही है, जबकि वेस्टर्न फ्रंटियर पे कमियों को पहले हाईलाइट किया जा रहा है और बाद में उसके बाद बात। अब देखो पाकिस्तान के लोगों को ये डर है या पाकिस्तान की सरकारों को ये डर है कि इंडिया जो है वो पाकिस्तान को इंटीग्रेट कर लेगा। भाई बांग्लादेश तो नहीं डर रहा, आप क्यों डर रहे हो? सही ना। आज देखो 50 से ज़्यादा रिवर्स के पानी को लेकर के डिस्प्यूट है इंडिया और बांग्लादेश के बीच में, माइनॉरिटीज़ के अधिकारों को लेकर के मुद्दा आ जाता है। इस जो हमारा सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट था उसमें क्या प्रोविज़न किया कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफ़गानिस्तान के जो माइनॉरिटी कम्युनिटी से जो भी लोग हैं वो अगर इंडिया में आए हैं और 31 दिसंबर 2014 से पहले आ गए तो उनको सिटीजनशिप दी जाएगी। तो ऐसी परिस्थितियों में माइनॉरिटीज़ को लेकर के अभी मुद्दा हमारा आता है। क्रॉस बॉर्डर इन्वेस्टमेंट अभी तक इतना ज़्यादा नहीं है जो कि आप अप टू द मार्क हम कंसिडर करें। इसके अलावा इलीगल माइग्रेशन अभी भी चल रहा है, आपको पता है कि एनआरसी को इनको अपडेट करने के मुद्दे को लेकर के कितना ज़्यादा हीटेड डिबेट भी होता रहता है कई बार। इसके अलावा रिलीजियस एक्सट्रीमिज़म बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, कई इवेंट आते हैं कि हिंदुओं के साथ में कैसे बिहेवियर की जा रही है बांग्लादेश में, और इंडिया में भी कई बार हाईलाइट होती रहती है ऐसी चीज़ें। तो कुल मिलाकर के ये मुद्दे भी हैं। इसके अलावा बे ऑफ बंगाल में जो मैरीटाइम सिक्योरिटी है उसको लेकर के भी मुद्दे इशू आते हैं। डिफेंस कोऑपरेशन अभी तक उतना उस लेवल पे नहीं है। क्लाइमेट मिटिगेशन की बात करें या रीजनल एनवायरनमेंट की बात करें तो ये कई मुद्दे हैं जिन पर अभी भी कोऑपरेशन प्रॉपर नहीं है, पर उसके बावजूद भी पीसफुल कोएग्जिस्टेंस हो रही है ईस्टर्न साइड में। क्यों जी? क्योंकि एक विल है। तो कुल मिलाकर के 75वीं एनिवर्सरी हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो जैसे हम दिल्ली और ढाका ने जिस तरीके से अपना काम किया है, बायलैटरल रिलेशनशिप को आगे बढ़ाया है, ये अपने आप में एक लेसन है।
वेस्टर्न फ्रंटियर में पाकिस्तान के लिए। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है डिसरप्शन मुक्त पार्लियामेंट। देखो पार्लियामेंट में आपको पता है अभी मॉनसून सेशन चल रहा है, पर अभी शुरू हुआ था सेशन, उसके पहले ही डिसरप्शन, दैट मीन्स नारे लगना हो गया, काम होना नहीं। तो ऐसे में प्रोडक्टिविटी जो है पार्लियामेंट की वो प्रॉपर आ नहीं रही है। अब आपको पता है कि जब एक डेमोक्रेटिक कंट्री की हम बात करते हैं तो वहाँ पर लेजिस्लेचर का इंपॉर्टेंट रोल होता है, जिसमें सबसे पहला काम तो ये कि वो लॉ मेकिंग का काम करते हैं। दूसरी चीज़ पार्लियामेंट की अगर बात करें तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी में क्या रहता है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में एग्जीक्यूटिव्स को कौन अकाउंटेबल ठहराता है जी, लेजिस्लेचर। और लेजिस्लेचर में भी उस टाइम पे किसका इंपॉर्टेंट रोल आता है, ऑपोजिशन पार्टीज का। तो बोले ये सारे काम करने के लिए पूरा सिस्टम हमारा एकदम वेल सेटल्ड है, पर जो इंस्ट्रूमेंट ऑपोजिशन पार्टीज को मिले हुए हैं एग्जीक्यूटिव्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने के लिए, जैसे 0R, क्वेश्चन आर, बोला इनका सही तरीके से यूज़ भी नहीं किया जा रहा और साथ में इनको प्रॉपर मीडिया में कवरेज भी नहीं मिल रहा है। तो ऐसी परिस्थितियों में जो एक स्क्रूटिनी होनी चाहिए एक बिल की या किसी मुद्दे की, या जो इश्यूज आ रहे हैं लोकल गवर्नेंस में या कॉमन गवर्नेंस में, उनको ठीक करना चाहिए। तो राइटर ये बोल रहे हैं कि डिसरप्शन की वजह से ये जो फंक्शन होते हैं ना पार्लियामेंट के, ये प्रॉपरली हो ही नहीं पा रहे हैं। अब आपके लिए एक टास्क है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क वाली जो बुक है उसमें एक चैप्टर है लेजिस्लेचर। ठीक है, उस लेजिस्लेचर वाले चैप्टर को ढंग से पढ़ लेना एक बार। ठीक है, सब समझ में आ जाएगा कहाँ पर क्या काम होता है, बेसिक्स। ओके, रिवाइज कर लेना अगर पढ़ा हुआ है तो। ज़्यादा से ज़्यादा 15-20 मिनट का टाइम लगेगा अगर आपका पढ़ा हुआ कंटेंट है तो रिवाइज कर ही लेना उसको। ओके, अब देखो क्या क्या मुद्दे हाईलाइट कर रहे हैं राइटर यहाँ पे। सबसे ज़्यादा जो डिसअपॉइंटिंग पॉइंट है दैट इज कि बोलने का टाइम प्रॉपर नहीं मिल पा रहा है। अब ये जो अलोकेशन है ना, ये टाइम पे होना चाहिए। देखो ऑपोजिशन पार्टी की जो लीडर्स हैं उनका ये हमेशा से कहना है कि भाई हमें हमारा जो बोलने का जो समय है वो बहुत कम दिया जा रहा है, और अगर दिया भी जा रहा है, पहली चीज़ तो दिया नहीं जा रहा, दूसरी चीज़ दिया जा रहा है तो बहुत कम दिया जा रहा है। तो ऐसी परिस्थितियों में एक एमपी जो कि बहुत से लोगों के रिप्रेजेंटेटिव बनकर के जाते हैं एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से, तो उनको अगर बोलने का अधिकार ही नहीं मिलेगा तो वो अपने एरिया की मुद्दों को कैसे उठाएंगे। दूसरी चीज़, सरकार ने क्या काम किया उसके फ़ायदे नुकसान को कैसे गिना पाएंगे। तो कुल मिलाकर के जो एक एंथुसियाज्म होना चाहिए ना एक एमपी में, वो बोला इवेपोरेट हो जाता है। तो ऐसी परिस्थितियों में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को एक तो पूरा प्रॉपर टाइम अलोकेट होना चाहिए। दूसरी चीज़, उनका एक वो होता है ना कि एक उनकी जो परफॉर्मेंस है वो नेगेटिव में मैनर में नहीं जानी चाहिए। देखो एक तो आप किसी बिल को लेकर के उसके बारे में एकदम प्रॉपर मैनर में डिबेट करो, या गवर्नमेंट के एक्शंस के बारे में प्रॉपर मैनर में डिबेट करो और आर्ग्यूमेंट्स दो, और साथ में सोल्यूशन भी दे सकते हो अपने वहाँ पर कि भाई आप गरीबी को हटाने के लिए, महंगाई को कम करने के लिए ये काम कर सकते हो। पर वहाँ पर आप पैम्पलेट से लेकर के वेल में उतर जाओ और वहाँ पे नारेबाजी करने लग जाओ, तो बोला ये डिसरप्शन ठीक नहीं है। तो पहला पॉइंट तो यहाँ पर राइटर बोल रहे हैं कि बोलने का टाइम एकदम प्रॉपरली अलोकेट होने की ज़रूरत है। दूसरी चीज़, ऑपोजिशन मेंबर्स का ये डिमांड भी आती है बार बार कि भाई जो बिल आप अगर कोई भी इंट्रोड्यूस करते हो, कोई भी नया एक्ट लाने की बात करते हो, तो बोलो उस बिल को आप स्टैंडिंग कमिटीज़ में भेज दिया करो, कारण कि वहाँ पर एकदम प्रॉपर डेलिब्रेशन हो सके। तो राइटर जो है वो ये कह रहे हैं कि भाई मीटिंग में कितने मेंबर पार्टिसिपेट करेंगे, वहाँ पर कुछ गिनती के मेंबर्स। अब वहाँ पर एक प्रॉपर जो डिबेट हो सकता है हॉलिस्टिक मैनर में, वो डिबेट नहीं हो पाएगा। तो ऐसे में मीटिंग का ड्यूरेशन, क्वालिटी ऑफ डिबेट एंड डेलिब्रेशन, और उस मीटिंग के डिस्कशन के बाद में जो स्टैंडिंग कमिटीज़ होती हैं, उनकी मीटिंग होती है ना किसी भी पर्टिकुलर बिल को लेकर के, उसके आउटकम की बात करें तो उसको थोड़ा सा हमें ये देखने की ज़रूरत है कि जहां आप नॉइस क्रिएट कर रहे हो, उस नॉइस क्रिएशन को ही अगर रोक दोगे तो बिल पे क्या पार्लियामेंट में प्रॉपर डिबेट नहीं हो सकता। क्योंकि यहां पर ये बात ठीक है कि बहुत ज़्यादा बल्क है, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बिल्स आने लग गए हैं, तो उस चीज़ को थोड़ा सा सोल्यूशन में कैसे लाया जा सकता है। एक तो ये कि जो ऑपोजिशन पार्टी के लीडर्स हैं वो क्या करें, शांति से बैठे। दूसरी चीज़, जब मुद्दे को एक बार आप देख लो किसमें, आराम से कि हाँ जी पार्लियामेंट में, लोकसभा राज्यसभा के सेशन में डिबेट हो गया, तो उसको वहीं पर डिबेट करके आप आराम से सॉर्ट आउट कर सकते हो, जिससे कि कॉमन मैन को भी आइडिया लगे कि हाँ जी वहाँ पर क्या बातें हुई है, कौन सी कमेटी ने क्या फाइनलाइज किया है, वो सारी चीज़ें। तो ऐसे में अगर नॉइस क्रिएशन ना हो तो भी एक ईजी डिबेट और पॉसिबल हो सकता है।
और अगर कमिटी में भेजना भी है तो वहां पर अगर देखा जाए तो ये देखा जाए कि कहां पर एकदम क्लियर कट एक्सपर्टाइज की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि कमिटीज में तो एक्सपर्ट्स को अपॉइंट करना चाहिए, मेन तो ये हो जाता है पॉइंट। इसके अलावा प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो भी होते हैं, जैसे राज्यसभा में आपको पता है चेयरमैन और वाइस चेयरमैन होते हैं, और जबकि लोकसभा में स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर होते हैं, तो ऐसी परिस्थितियों में उनको डिसरप्शन रोकने के लिए या डिसरप्शन को एक सीरियस चैलेंज के तौर से देखना चाहिए। देखो, जब एक पॉलिटिकल सिस्टम की बात करें तो वहां पर अगर डेमोक्रेसी है और डिबेट अगर प्रॉपर नहीं होता है ना, तो मामला फिर बिगड़ जाता है। तो ऐसे में जो काम कोर्ट किया करते हैं एग्जैक्टली वही काम हमें पार्लियामेंट में कर देना चाहिए। कैसे कि बोले 0 आवर और क्वेश्चन आवर को बहुत ज़्यादा लैप्स होते हुए देखा जा रहा है। अगर पिछले कुछ सेशंस की हम बात करें तो ऐसे में 0 आवर और क्वेश्चन आवर में एक जना उठता है, क्वेश्चन पूछता है, और मिनिस्टर साहब हैं वो उसका जवाब देते हैं। अब डिपेंड ये करता है कि अगर स्टार्ड क्वेश्चन है तो उसको जवाब दिया जाएगा ओरली, और आराम से सप्लीमेंट्री क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, और नॉन स्टार्ड क्वेश्चन है तो उसमें क्या आएगा, रिटर्न में आंसर जाएगा। तो वो क्वेश्चन के हिसाब से मिनिस्टर जो है वो जवाब देते हैं। तो इसका मतलब उस जवाब को आप इस तरीके से ले जा सकते हो कि जिस तरीके से कोर्ट रूम को इन कैमरा प्रोसीडिंग में ले गए, कि एक तरफ आप यहाँ पे जो स्पीकर हैं वो हो गए, इस तरफ जो क्वेश्चन करने वाले इंडिविजुअल हैं वो मेंबर हो गए, और इस तरफ दूसरे कैमरा स्क्रीन शेयरिंग में आप दिखा दो वहाँ पर जो मिनिस्टर हैं उनको, तो वो वहाँ पर जवाब दे देंगे। ऐसे में अब और कोई डिसरप्शन करेगा ना, उस डिसरप्शन को आप बाईपास कर चुके होगे, क्योंकि जिसने क्वेश्चन पूछा उसको जवाब चाहिए। क्वेश्चन आवर में यही तो है, और 0 आवर में भी यही है कि सवाल पूछे जाते हैं और उन सवालों के जवाब मिनिस्टर साहब दे दें। तो इसको आप ऑनलाइन ले जाओ, ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट जो आइडिया है, नेक्स्ट जो पॉइंट है वो ये कि देखो, हमेशा एक सिस्टम तब सक्सेसफुली काम करता है जब रॉन्ग डूअर्स को पनिश किया जाए और अच्छे काम करने वालों को रिवॉर्ड दिया जाए। दैट मीन्स कैरेट एंड स्टिक का कॉन्सेप्ट आप यूज करो। अच्छे काम करने वालों को गाजर दो, नहीं पीटो सबको का मतलब जो बुरा काम कर रहे हैं। तो ऐसी परिस्थितियों में एक बार हम अगर देखें तो पार्लियामेंट्री प्रोग्राम्स की मेन स्ट्रीम मीडिया में कवरेज की एक बार हमें बात रखनी चाहिए। क्या मीडिया को कवरेज प्रॉपर मिल पा रहा है? आंसर है नो। बोला आज के टाइम पे क्वेश्चन आर और 0 आवर ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं, जो कि पास्ट में करते थे। जब एक ऑपोजिशन पार्टी का एमपी खड़ा होकर के सवाल पूछता था और सवालों में कटाक्ष भी होता था, फिर उसका जवाब दिया जाता था मेन जो रूलिंग पार्टी हुआ करती थी उसके द्वारा। बोलो वो चीज़ें तो आजकल दिखती ही नहीं है। आजकल तो केवल और केवल नारेबाजी चलती है, और नारेबाजी को ही फिर बाद में मीडिया हाउसेस भी प्रमोट करते हैं। हम खुद देख लो, बहुत सारे न्यूज़पेपर आप पढ़ते हो, देखते हो, उनमें क्या नोटिस करते हैं कि पार्लियामेंट में अब की बार ये मुद्दा था, इस मुद्दे को उठा करके नारेबाजी कर ली, वेल में उतर गए और पैम्पलेट्स उड़ा रहे हैं इधर उधर, और फिर बाद में अचानक से उनको सस्पेंड कर दिया जाता है प्रिजाइडिंग ऑफिसर के द्वारा। ये न्यूज़ आती है, मुद्दा भूल ही जाते हैं कि भाई क्या था, राइट। तो इस तरीके से डिसरप्शन को करेक्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मीडिया की लाइमलाइट में एक्चुअल में जो मुद्दे आने चाहिए कि बिल का प्रोविज़न क्या है, डिबेट में क्या लीडर्स ने बात कही, उसके बजाय किनको हाईलाइट किया जाता है कि किसने नारे लगाए और किसको सस्पेंड किया गया, और सस्पेंशन के बाद में क्या उन लीडर्स ने बाहर निकल करके अपनी बात में अपनी मंशा जाहिर की है। तो बोले ये ठीक करना ज़रूरी है। एक अच्छे स्पीच को जगह मिलनी चाहिए। जब एक पार्लियामेंट्री डिबेट की हम बात करें तो क्वेश्चन आंसर के टाइम पे आपके पास में प्रॉपर स्टार्ट्स होना चाहिए, एग्जाम्पल्स होना चाहिए, केस स्टडी होनी चाहिए। उसके बेसिस पे जो स्पीच दिया जा रहा है उसको मीडिया हाउसेस को कवर करना चाहिए। पर मीडिया हाउसेस भी क्या करने लग गए, टीआरपी के चक्कर में गर्मा गर्म न्यूज़ है वो प्रिंट कर देते हैं, और जो इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म्स हैं उन पे तो आप देख ही पा रहे हो। सो ओवरऑल देखा जाए तो एक प्रॉपर पार्लियामेंटेरियन सिस्टम को हमें अगर कंटिन्यू करना है ना, तो ये जो पॉलिटिक्स ऑफ पेंडेमोनियम, दैट मीन्स ये जो केवल नारेबाजी की या फिर नॉइस करके और केवल लाइमलाइट में आने की जो राजनीति चल रही है, इसको ख़त्म होना ज़रूरी है, क्योंकि इसका रिजल्ट बच जाता है व्हाट अबाउट री। क्या मुद्दा क्या था यार, ये तो ध्यान ही नहीं है, हमने तो भीड़ की तरह कर दिया, नारा लगाया, मैं तो पीछे पीछे चला गया, एक एमपी नारे लगाने लग गया, उसके पीछे पीछे भीड़ लग गई, फिर बाद में पूछा रहे तू बोल क्या रहा था, मुद्दा क्या था ये तो बता, तो बस उसी में फंस के रह जाते हैं। तो एक्चुअल में जो आइडिया है उसको हमें प्रमोट करना चाहिए। तो एक सिस्टमेटिक रिफॉर्म की ज़रूरत है, तब जाकर के ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होगी। क्योंकि आज 80 मतलब 8वें दशक में हम एंटर हो चुके हैं अगर पार्लियामेंट्री सिस्टम की बात करें हमारे यहाँ पे इंडिया में,
ठीक है, इंडिपेंडेंस के बाद में। तो ऐसी परिस्थितियों में जो एक डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी हम चाहते हैं ना, वो डेमोक्रेसी प्रमोट होनी जरूरी है और पार्लियामेंट में फंक्शनिंग प्रोसीडिंग्स स्मूथ होनी जरूरी है। नहीं तो फिर बाद में ये केवल मजाक बन के रह जाता है और कुछ ही नहीं है, टाइम पास हो जाता होता रहता है। और ये मानसून सेशन भी देखो आपको पता खत्म होने वाला है। तो ऐसे में जीरो आर क्वेश्चन आर बहुत बड़े इंस्ट्रूमेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट टूल है ऑपोजिशन पार्टीज के हाथों में। तो उसको सही तरीके से यूटिलाइज करना चाहिए और किस तरीके से हमें इनको हैंडल करना चाहिए, उसमें इन कैमरा की बात कर दी, टाइम अलोकेशन की हमने बात कर दी, कमिटीज की मीटिंग की हमने बात कर दी, उन इंस्ट्रूमेंट्स को भी हम यूज कर सकते हैं। आगे चलता है, नेक्स्ट आर्टिकल है लेट्स डिबेट फ्रीबीज। देखो आरबीआई ने भी ये कह दिया कि स्टेट्स जो हैं वो फ्री में इलेक्ट्रिसिटी और ये बात करके इलेक्ट्रिसिटी और ये दे करके बोलो बहुत ज़्यादा नुकसान में जा रहे हैं स्टेट्स, फिस्कल डेफिसिट है। गवर्नमेंट की तरफ से भी अनाउंस किया गया और सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी तरफ से इंटरवीन कर दिया और एक एक्सपर्ट पैनल भी कॉन्स्टिट्यूट कर दिया। अब सवाल यह है कि सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि फ्रीबीज जिनको रेवड़ियाँ बोली जाती हैं, बोले इनमें क्या तो अच्छी है क्या बुरी है, ये एक तो कंपैरिजन प्रॉपर होना चाहिए। दूसरी चीज़ यहाँ पर राइटर, मैं टू द पॉइंट बात करूँगा, कारण क्या है कि क्या डिबेट हुआ क्या नहीं वो हमारा कॉन्टेक्स्ट नहीं है इतना, क्योंकि हम ऑलरेडी 2-3 डिस्कशन कर चुके हैं फ्रीबीज पे प्रीवियसली। तो हम केवल मोटे मोटे पॉइंट्स को उठा रहे हैं जो नए हैं यहाँ पर। सबसे पहली चीज़ तो ये कि ये जुडिशियल ओवर रीच नहीं लग रही है आपको, कि जहाँ पर पार्लियामेंट में डिबेट होना चाहिए था कि भाई कैसे आप सब्सिडीज़ को या फिर जो फ्री में आप दे रहे हो फैसिलिटी लोगों को, उसको टैकल करना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को आने की क्या ज़रूरत थी? ये तो एग्जीक्यूटिव्स का या लेजिस्लेचर का काम था। तो एक तो सुप्रीम कोर्ट पे ही सीधा सवाल उठा दिया राइटर ने, और ये फैक्ट भी है। ओके, दूसरी तरफ अगर देखें तो हमारे यहाँ पर जो एक्सपर्ट्स अवेलेबल हैं, जिनको मिला करके ये कमेटी सुप्रीम कोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूट की है, उस कमेटी में भी एक बहुत बड़ा एक वो कहते हैं डिफेक्ट है। वो क्या कि ये लोग ज़्यादातर जो एलीट क्लास है जो कि अर्बन एरियाज में रहती हैं। अब आप एक चीज़ बताओ, ये वेलफेयर या फिर जो भी फैसिलिटी दी जा रही है वो ज़्यादातर कहाँ पर जाती है? गाँव के लोगों को। तो वेलफेयर को या फिर जो रीडिस्ट्रीब्यूटिव जो हमारी डेमोक्रेटिक सिस्टम है, रीडिस्ट्रीब्यूटिव इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट पे हम काम करते हैं कि क्योंकि हमारे यहाँ पर इनइक्वालिटी आपको पता बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे में जिन लोगों को एलिजिबल हम कंसिडर करते हैं उनसे टैक्स लिया जाता है और बाकी गरीबों को उससे उसी पैसे से फिर बाद में हेल्प की जाती है। डीपीएसपी भी कहीं ना कहीं ये चीज़ के बारे में एनविसास करता है, क्योंकि हम एक वेलफेयर स्टेट हैं, राइट। तो उस केस में कि जो रूरल एरिया में रहने वाले लोगों को बेनिफिट मिलता है, उसको एग्जामिन करने के लिए आपने किसको आगे किया है? आपने आगे किया है जो अर्बन एरिया में रहने वाले एलिट्स हैं। क्या उनको पता है कि पीडीएस और नरेगा जैसी स्कीम्स का क्या पर्पज है और कैसे वहाँ में गांव में रहने वाले लोगों को बेनिफिट हो रहा है? और ये कहकर इनको रोकने की कोशिश की जा रही है कि ये फ्रीबीज हैं और इसके चलते करप्शन बहुत ज़्यादा होता है। तो एक बार आप अपनी एक्सपर्टाइज को तो अंडरस्टैंड करो, क्योंकि अगर आप कुछ लोगों के कहने पे इस तरीके की एक्टिविटीज़ करते हो कि नरेगा में एलोकेशन कम कर दिया, पीडीएस डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उसको आपने वीक बना दिया, तो बोलो उसका नुकसान शहरों में रहने वाले जो एलीट हैं उनको नहीं होने वाला है, वो उन लोगों को होगा जो एक्चुअल में बेनिफिट अभी ले रहे हैं। आ जाओ फिर आगे कि सच्चाई तो ये है कि हमारे यहाँ पर फ्रीबीज की पॉलिटिक्स क्यों चल रही है। उसके पीछे ये है कि हमारे यहाँ पर एक तो इकोनॉमिक पॉलिसी की बात कर लो और एक जो वेलफेयर स्टेट का जो आइडिया है वो दोनों फेल हो गए, क्योंकि हमें इन्वेस्ट करना था ह्यूमन कैपिटल में। मतलब एक ह्यूमन बीइंग को या ह्यूमन रिसोर्स को ह्यूमन कैपिटल में कन्वर्ट करने का मतलब होता है उसको एम्प्लॉयबल बनाओ। एम्प्लॉयबल बनाने के लिए क्या करोगे? उसको ट्रेनिंग दो और साथ में उसकी जॉब अपॉर्चुनिटी या जॉब स्किल पॉइंट ऑफ व्यू से अपॉर्चुनिटी भी उसको जॉब की मिले, फिर आपको फ्रीबीज देने की नौबत ही नहीं आती। पर आपने यहाँ पर ये काम नहीं किया प्रॉपरली। आपने का मतलब हो गया प्रीवियस सारी गवर्नमेंट्स हैं, पर्टिकुलर इसी गवर्नमेंट की बात नहीं हो रही है, प्रीवियस सभी गवर्नमेंट्स की बात हो रही है। 1991 में हमने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस कर दिए थे। तो राइटर सीधा बोल रही है कि जहां पर हमारे देश में लो स्किल लेबर बहुत सारी है, क्यों हमने उसको यूटिलाइज नहीं किया? लो स्किल लेबर थी तो ऐसे में वो सस्ते में भी अवेलेबल हो जाती। आपको मैन्युफैक्चरिंग पर ध्यान देना चाहिए था, पर फोकस किस पे किया? कुछ लोगों पर जो हाईली स्किल्ड सर्विस सेक्टर में काम कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स या फिर कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के जो लोग हैं, वो बहुत जो अपने काम में हाईली सोफिस्टिकेटेड मैनर में काम करते हैं,
उन लोगों को आप नौकरी देते हो जो कि गिनती में बहुत कम है, और नौकरी मिलने के बाद में वो इकोनॉमी में वॉल्यूम वाइज भी बहुत ज़्यादा काम करते हैं। बट रियलिटी तो ये है ना कि ज़्यादातर लोग जो हैं वो बेरोजगार हैं या फिर इनफॉर्मल सेक्टर में काम कर रहे हैं, और कम लोग जो कि इकोनॉमी में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं वो हाईली स्किल्ड होते हैं। तो इस तरीके से तो आपने इनइक्वालिटीज़ को बढ़ाया कि नहीं बढ़ाया? आज अगर हमारे देश में बताया जाता है कि एक वक्त था जब पीक लेवल पे हम चल रहे थे 2000s के टाइम पे, तो बोला उस टाइम पर आपने नौकरियां जो दी थी ना वो इनफॉर्मल सेक्टर में या कंस्ट्रक्शन सेक्टर में चल रही थी, कोई भी फॉर्मल मैनर में काम हुआ ही नहीं था। तो ये चीज़ें अमित भोसले जैसे जो बसोले जैसे जो लीडर्स हैं, आई मीन इकोनॉमिस्ट हैं, उन्होंने ये चीज़ एक्सपोज की है। तो बोला आपको जॉब क्रिएट करनी चाहिए थी, जॉब अगर क्रिएट करते तो आपको ये फ्रीबीज बांटने की नौबत ही नहीं आती। पर वही चीज़ है कि सही तरीके से सही सोच के साथ में आगे बढ़ा ही नहीं गया। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशनल कॉन्सिक्वेंसेस, भाई सीधी सी बात है कि जहां पर लोगों को रोजगार मिलना चाहिए, जहां पर लोगों को बेनिफिट की रिक्वायरमेंट है, वो अगर नहीं दोगे तो भाई ये तो आपको रेवड़ियां तो बांटनी पड़ेगी। ठीक है, अंडर एम्प्लॉयमेंट की बात करें या फिर हमारे देश में अंडर एम्प्लॉयमेंट है, भाई जितना पोटेंशियल है उससे कम पैसे में नौकरी करनी पड़ रही है मजबूरन। दूसरी चीज अगर देखा जाए तो लो इंटरजनरेशनल मोबिलिटी, कि एक बंदा जिसने आज के 10 साल पहले नौकरी शुरू की थी, आप उसको अगर स्किल अपग्रेड करने के लिए मौके दोगे तो वो सीखेगा नहीं क्या? और थोड़ा सा अगर आप माहौल बना करके देखो, इंसेंटिव दो, तो डेफिनेटली होगा। पर वही चीज़ है कि कुछ लोग बहुत अच्छा काम कर जाते हैं तो बहुत पैसे का काम कर देते हैं। तो इकोनॉमी को तो आप यही देखते हो भाई, कितना जीडीपी में कितना क्या हो रहा है। भाई एक बंदा 1000 रुपए का काम कर रहा है और 50 बंदे मिलकर के 500 रुपए का काम कर रहे हैं, इसका मतलब आप क्या बोलोगे? अरे यार इकोनॉमी तो 1500 रुपए की हो गई। पर सच बात तो ये है ना कि अगर डिवाइड करोगे तब जा करके पता पड़ेगा कि हाँ जी ऐसे करके ये 51 इंडिविजुअल्स का इतना डिवीजन होता है। हम राजी भी हो जाएंगे पर कैपिटा इनकम कैलकुलेट करके, पर रियलिटी तो हमें पता है ना कि एक बंदा 1000 कमा रहा है, बाकी कितने कमा रहे हैं? 10-10 रुपए। क्या मतलब है ऐसे में? तो ऐसे में बोला इनइक्वालिटीज बहुत बढ़ चुकी हैं। इसके लिए एक तो देखो बहुत ही बुरी इकोनॉमिक कंडीशन है और एक लिमिटेड अपॉर्चुनिटी बनती चली जा रही है। और वर्ल्ड बैंक की तरफ से अगर बात करें, बोलने को तो हमने ये बोल दिया कि हमने हमारी बहुत बड़ी पॉपुलेशन को गरीबी के चंगुल से निकाल लिया, बट वर्ल्ड बैंक का डेटा क्या कहता है कि 2005 से 2012 के बीच में जितने भी लोगों को गरीबी से बाहर निकाला गया, जो कि लगभग टोटल पॉपुलेशन के 40% है, बोलो वो फिर से वल्नरेबल सेक्शन में एंटर हो चुके हैं, बिलो पुअर्टी लाइन में एंटर हो चुके हैं। और इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। बहुत सारे कारणों में अगर लाइन लगाई जाए ना तो डिमोनेटाइजेशन की वजह से बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक डिस्ट्रप्शन आया, इनफॉर्मल सेक्टर बर्बाद हुआ। नंबर 2 जीएसटी प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन, या एक्सपर्ट्स का कहना है, ये मेरा नहीं कहना है, ध्यान रखना। और तीसरी चीज़ पेंडेमिक ने कर दी। और अभी आप देख लो कि जो एक्सटर्नल डिस्ट्रप्शन चल रहे हैं सप्लाई साइड में, यूक्रेन रशिया वॉर और ये, इन्होंने भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट की हैं। तो ऐसी परिस्थितियों में तो जो एक सही टाइम पर सही काम कर लेना चाहिए था वो टाइम पे नहीं हुआ, अब आपको तो फ्रीबीज बांटनी पड़ेंगी। आज आप उसके बारे में सोचते हो तो चलो आज भी जग जाए तो ठीक रहेगा। तो इसके लिए ज़रूरी क्या है? स्किल डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, एम्प्लॉयबल बनाओ लोगों को, तब जाकर के आपको फ्रीबीज बंद करने के बारे में सोचना चाहिए। हाँ, ये बात ज़रूरी है कि हाँ गुड फ्रीबीज एंड बैड फ्रीबीज के बीच में एक जो प्रॉपर गैप होना चाहिए उसको स्क्रूटनाइज किया जाए। नंबर 2, प्रॉपर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी अगर क्रिएट करोगे तो लोगों को फ्री फंड की चीज़ लेने में शायद ज़्यादा फायदा ना दिखे, जबकि खुद अपने दम से पैसा कमाएंगे तो हर महीने एक्स्ट्रा कमाने की कोशिश की जाएगी। फ्रीबीज पे चलने वाला आदमी तो आज भी 5000 मिले, 2 महीने 4 महीने बाद भी 5000 रुपये मिलेंगे, तो वो बंदा कहाँ खुश रहेगा? बस अपनी बेसिक नीड्स को पूरा करेगा। पर उनको अगर एम्प्लॉयबल बनाओगे तो वो डेफिनेटली compete करेंगे। दूसरी चीज़, डेमोक्रेटिक प्रेशर ने अपनी तरफ से पीडीएस और नरेगा जैसी स्कीम्स के लिए अपनी तरफ से दबाव तो बना दिया कि भाई इसमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो रहा है, पर सवाल यह है कि इन स्कीम्स को भी अच्छे से नहीं काम में लिया गया। अगर हम हेल्थ, एजुकेशन इन पे प्रॉपरली काम करवाएं तो इसका बेनिफिट मिल सकता था। मतलब फ्रीबीज को भी सही डायरेक्शन में दे दो तो भी काम चल सकता है। ठीक है, इससे क्या होगा, जो एक गांव में रहने वाले जो गरीब परिवार हैं उनका प्रमोशन हो सकता है, उनको आप अपलिफ्ट कर सकते हो। हम जो वेलफेयर स्टेट का जो आइडिया लेकर के चलते हैं ना, वो वेलफेयर के तरीके से ना होकर के हम काम कर रहे हैं किस पे? कॉम्पनसेटरी स्टेट पे। ये इकोनॉमिस्ट रथिन रॉय जी के द्वारा आर्ग्यूमेंट किया हुआ है कि इंडिया वेलफेयर नहीं है, कॉम्पनसेटरी स्टेट है। कॉम्पनसेशन तो क्या होगा
भैया आपकी जो टूट फूट हुई है उसके बदले में ये लो हट जाना। हट जाने से काम नहीं चलेगा ना। वेलफेयर स्टेट का मतलब तो होता है कि आप नींव से उनको सपोर्ट करो और एक बड़ी बिल्डिंग वो फिर अपने दम पे खड़ा करें। तो सवाल यहीं पर आ जाता है कि आप जो भी कमियां हैं उन कमियों को ठीक करो। जो भी चीज़ें हमें करने की ज़रूरत है वो चीज़ें हमें शुरुआत से 1991 से लेकर अभी तक जो करना था वो करो। पर वही चीज़, ऐसी बात भी नहीं है कि गवर्नमेंट एफर्ट नहीं कर रही है। जैसे अगर हम बात करें जो अभी रिसेंट लॉ रिफॉर्म्स लाने की कोशिश भी की जाती है तो उनमें प्रॉब्लम आती है। पर ऐसी बात भी नहीं है कि हम बिल्कुल बैकवर्ड हैं या फिर कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ है। बट राइटर थोड़ा सा अपने हिसाब से अपने पॉइंट्स रख रही हैं तो आपको ये नेगेटिव पॉइंट्स मिल जाएंगे, क्योंकि अभी तक हमने देखे ना कि फ्रीबीज को रिव्यू करने की ज़रूरत क्यों है। और रिव्यू करो तो अभी हमें ये पता पड़ रहा है कि ये फ्रीबीज चल ही क्यों रही है अभी तक, राइट। इसके अलावा गवर्नमेंट्स ने लगातार अपनी तरफ से कंपनसेटरी स्टेट का ही काम किया है। और लास्ट में राइटर बोल रही हैं कि ना तो पॉलिटिक्स फेल हुई है ना ही वल्नरेबल वोटर्स फेल हुए हैं। भाई सीधी सी बात है, गरीबों से वोट मांगने के लिए फ्रीबीज बांटी जाती है, ये कहा जाता है और ये कहीं ना कहीं काम भी कर जाता है। पर आजकल वोटर थोड़ा स्मार्ट है, दोनों तरफ से फ्रीबीज मांग लेता है। वो बात ठीक है कि अभी भी पॉलिटिकली देखा जाए या फिर इकोनॉमिकली अगर देखा जाए तो वो फ्रीबीज इतना प्रोडक्टिव काम नहीं कर पाती है। तो इसमें कमी किसकी रही है? कमी रही है इसकी इकोनॉमिक इमेजिनेशन की। ज़्यादा हमने वाइडली सोचा नहीं, लंबे समय की बातों के बारे में दिमाग ही नहीं लगाया और लोगों के इनकम का जो सोर्स था ना उसको एक्सपेंड नहीं किया, वो ज़रूरी था। तो ऐसे में राइटर जो हैं वो बोल रही हैं कि भाई फ्रीबीज के बारे में एक बार डिबेट तो लो ढंग से। रिफॉर्म्स अगर कर रहे हो तो इन चीज़ों को कंसिडर ज़रूर कर लेना, ठीक है। लास्ट आर्टिकल है एयर पॉकेट। देखो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का जो सैटेलाइट था, ठीक है, स्मॉल SSLV, ठीक है, वो सतीश धवन स्पेस सेंटर इन श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से लॉन्च कर दिया गया था। पर शुरुआती स्टेज पे तो अच्छा परफॉर्म कर गया, पर लास्ट में आते आते सैटेलाइट्स को उनके ऑर्बिट्स में सेटल करना था, तब जाके फेल हो गया। अब देखो स्मॉल प्लेयर्स या स्मॉल सैटेलाइट्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है। जैसे स्पेसएक्स और रॉकेट लैब जैसी जो प्राइवेट कंपनियां USA में ऑपरेट कर रही है, एग्जैक्टली उसी डोमेन में हमें काम करना होगा। नहीं तो क्या है, बड़े सैटेलाइट को लॉन्च करने के साथ में फिर छोटे सैटेलाइट हमें लॉन्च करने होते हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम होता है। कल हमने इन चीज़ों को डिटेल में देख लिया था एक्सप्लेन्ड पेज पे। अब ये बताया जा रहा है कि, और बाकी वो एक्सप्लेन पेज वाला कंटेंट जो है वो आप आराम से देख लेना, ठीक है। ज़्यादा यहाँ पे मैं दिमाग नहीं लगाऊंगा कारण कि वो चीज़ें ऑलरेडी देख ली है, ठीक है। अब यहाँ पर मुद्दा एक तो क्या रहा है कि स्मॉल सैटेलाइट्स का जो मार्केट है वो $13 बिलियन का हो जाएगा 2030 तक। तो ऐसी परिस्थितियों में SSLV का सक्सेसफुली काम करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। दूसरा, वैसे तो गवर्नमेंट की तरफ से अपनी तरफ से बोला गया है कि अभी प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट की दूसरी एजेंसीज भी जो हैं वो काम कर रही हैं अपने अपने लेवल पे, क्योंकि अब थोड़ा सा ओपन और कर दिया है स्पेस सेक्टर को इंडिया में भी। जैसे USA में प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां काम करती है ना, SpaceX, और अभी हमने देखा ऊपर, ठीक है। तो उस तरीके से ही हमारे यहाँ पर भी डेवलपमेंट किया जाने की बात की जा रही है। और साथ में ये भी है कि एक साल में 70 से 80 या 50 से 70 के लगभग सैटेलाइट्स लॉन्च करने का टारगेट अगर लेकर के हम चलते हैं तो वहाँ पर PSLV या GSLV जैसे बड़े जो सैटेलाइट लॉन्चर्स हैं ना, उन पर हम डिपेंडेंट नहीं रह सकते। क्यों? एक तो बहुत पैसा खर्च होता है, एक बहुत टाइम खाते हैं। जबकि ये SSLV या स्मॉल सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल ये कम टाइम में कम पैसे में लॉन्च कर देंगे व्हीकल्स, इनको सैटेलाइट्स को। तो ऐसे में फर्स्ट फ्लाइट थी SSLV की, कोई डर वाली बात नहीं है, कारण कि इसका सारी स्टार्टिंग की जो 3 स्टेजेस थी उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया। लास्ट में जब लोकेट करना था वहां जाके ग्लिच आई थी। तो ये चीज़ तो PSLV और ASLV में भी देखने को मिली थी, ठीक हो सकती है आराम से, बस यही है। और सबसे बेनिफिट क्या रहेगा इसमें कि कम टाइम में कम पैसे में डेवलप हो जाता है। 72 घंटे में तो असेंबल हो जाता है ये SSLV। तो ऐसे में अब और हर हफ्ते सैटेलाइट लॉन्च करने की कैपेसिटी है इसमें SSLV में, हर हफ्ते, ठीक है। तो ये चीज़ एक अपॉर्चुनिटी भी है। तो सेटबैक है तो कोई बात नहीं, रिफॉर्म लाए जाएंगे, चेंजेस लाए जाएंगे, टेक्निकल ग्लिचेस को सॉर्ट आउट किया जाएगा। तो ये मुद्दे थे, इनको देख लिया। 2 मुद्दे बच रहे हैं, एक तो क्विट इंडिया मूवमेंट से रिलेटेड और एक अभी रिसेंटली जो ड्रग नॉर्म्स में, ड्रग रूल्स में जो चेंजेस लाए गए हैं वो। तो उन दोनों को हम बाद में कभी मौका मिलेगा, कम आर्टिकल आएंगे ढंग के, तब देख लेंगे, ठीक है। थैंक यू।